बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये पहली खबर जो है ये सबसे बड़ी खबर है, मुझे इसकी आज कन्फर्मेशन हुई है। और ये वो लोग हैं जो ज़्यादा अपनी खबरों के हवाले से मशहूरी नहीं करते और चीज़ें नहीं बताते कि एक्चुअली इन्होंने क्या रोल प्ले किया है। ये बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं। ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, जो आपको सामने दिखाई भी नहीं देते, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। यानी साजिद तारड़ आजकल पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बहुत तंग है। ये अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का मुशीर कहते हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी इनके पीछे इस चक्कर में लगा हुआ था। तो पाकिस्तान में तो कोई भी आ जाए बहरूपिया, उसके पीछे सारे लग जाते हैं। तो साजिद तारड़ साहब भी ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है ये पागलपन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है, खासतौर पे जो अमेरिका में है, उन्होंने इसको जहाज समझ लिया कि इमरान खान साहब की मदद करनी है। तो अब जो मैं आपको खबर देने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर है। वो ये है कि 26 तारीख को जब इस्लामाबाद में कत्लेआम हुआ था ना, तो उसी दिन, क्योंकि अमेरिका में दिन बाद में आता है, पाकिस्तान में पहले आता है, यहाँ बहुत 10-12 घंटों का फ़र्क है, बहुत लंबा टाइम गुजरता है, फिर अमेरिका में वो वाला वक्त आता है। तो जब यहाँ पे कत्लेआम हो रहा था तो उस वक्त अमेरिका में एक्टिविटी शुरू हो गई थी, और पाकिस्तान में जो कुछ भी डी चौक में हुआ 26 तारीख को, जब अमेरिका में वो वक्त आया 26 तारीख का, उसके बाद तो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी अमेरिकन उसी रोज़ हंगामी तौर पर रिपब्लिकन्स, जो पार्टी अब इलेक्शन जीती है, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मिले और तफसीली मुलाकात में उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया था। उसके बाद अगले 48 से 72 घंटों में जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, उनके साथ रिचर्ड ग्रेनल की भी मुलाकातें हुई, वो भी अंगेज हो गया और वो अब तक पूरी तरह से मुतहर्रिक है। और मैं क्योंकि अब यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी लोगों से बातचीत हुई है और उन्होंने कंफर्म किया है कि जी हमारी जो 26 नवंबर को यहाँ पे जो कुछ भी पाकिस्तान में हुआ था, हमने रियल टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन अमेरिका की जो आने वाली इंतजामिया है, हुकूमत है, उनको हमने सब कुछ बता दिया था। रिचर्ड ग्रेनल उन्हीं दिनों में एक्टिवेट हुआ था। अब मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ये बड़ी खबर है और इसकी कन्फर्मेशन है, और हुकूमत के लिए परेशान होने की बात इसलिए है कि रिचर्ड ग्रेनल ने अब तक जो कुछ भी किया है या जो कुछ भी कहा है वो इनफरादी हैसियत में नहीं किया। उनके कहने का अंदाज अपना हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी रिचर्ड कर रहे हैं ये वो इनफरादी हैसियत में नहीं कर रहे। मैं सिर्फ आपको यहां पे ये बता देता हूं कि जो कोई भी इसे एक इनफरादी या एक आदमी का फेल समझने की गलती कर रहा है, वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे बाद औक़ात कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं ना, कि अब मैं बिल्ली को नजर नहीं आऊंगा, वो मुझे खाएगी कैसे, और बिल्ली उसे खा जाती है। तो ये वही मामला है कि रिचर्ड ग्रेनल अकेला नहीं है, ना ये उसकी अकेले की पॉलिसी है, बल्कि ये मामला रिपब्लिकन की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने रखा गया था और उन्होंने उसूली तौर पे पाकिस्तानियों के साथ खड़े होने का फैसला किया था। स्पेशली ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामला हो रहे हैं पाकिस्तान में, इस हवाले से अब इस पे जो है वो हुकूमत बहुत परेशान है, और इतनी परेशान है कि उन्होंने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है। इस बयानिए को मैं वन लाइनर में आपको अगर समझाऊं तो वो ये है कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर बाहर से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कोई दबाव आएगा तो पाकिस्तानी हुकूमत उसको करार देगी पाकिस्तान के एटमी असासों पर हमला। मिसाल के तौर पे मुझे गायब कर दिया गया, किसी और सहाफ़ी को खुदा न खास्ता गायब कर दिया गया, किसी शख्स के ऊपर झूठा मुकदमा बना दिया गया, लोगों को गोलियां खुदा न खास्ता मार दी गई, या कोई भी जुल्म और जबर पाकिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जब भी करेगी, तो बाहर से दुनिया से जब भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी तो पाकिस्तानी हुकूमत अब ये करेगी, देखिए जी हमारे एटमी असासे खतरे में पड़ गए, देखिए जी हमारी कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। इन्होंने अब एक नया फार्मूला अपनाया है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वो ये नहीं कर रही, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मैंने आपको बताया, कभी नहीं जाती। वो कभी भी अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली कभी नहीं जाएगी। हाँ, पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमत है वो अब ये करेगी कि जब भी कोई इंसानी हकूक़ की बात करेगा, जब भी कोई जबर फस्तायत जुल्म की बात करेगा, जब भी कोई जबरी गुमशुदगियों की और बाकी चीज़ों की बात करेगा, तो इसको फौरी तौर पे जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो कौमी सलामती का मसला बनाएगी। देखें, पाकिस्तान की कौमी सलामती का मसला बैरूनी मुदाखलत हो रही है। इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है वो कभी भी किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं होता, वो एक आलमी मसला होता है, एक आलमी अलमिया होता है, और उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ पूरी दुनिया में उठा सकता है। हाँ, हुकूमतें गिराना, हुकूमतों को बदलना, अपनी मर्जी के बंदे लाना, किसी मुल्क के अंदर अड्डे छीन लेना, ड्रोन हमले उस मुल्क के अंदर होना, उस मुल्क के अंदर ऐसे ऑपरेशंस होना जिससे उस मुल्क के अमन अमान को खतरा हो रहा हो, या उस मुल्क की पॉलिसीज को बनाना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुदाखलत है उस मुल्क के अंदरूनी मामलात के अंदर, जैसा कि वो साइफर वाला मामला आपको अच्छी तरह याद है। अब ये इंसानी हकूक़ वाले मामले को ऐसे इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज़ है, अयाज सादिक साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं यहाँ पे पहले ही आपको वो बता देता हूँ, ये भी क्योंकि बयानिया की बात हो रही है ना, तो बयानिया उन्होंने बनाया मुल्क पर पाबंदियों की हमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं है। एक तो अयाज सादिक साहब, पाकिस्तान में किसी ने भी इन जो पाबंदियां लगी हैं इनकी हमायत नहीं की। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने खुलकर इसकी मुखालफत की और पहले मिनट से की, यानी उन्होंने सोचा भी नहीं, उन्होंने मशवरा भी नहीं किया, उन्होंने मुखालफत कर दी। जो जहां बैठा हुआ था उसने वहीं से मुखालफत कर दी, और वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हैं मज़ाइलों के हवाले से, उस पर
बतौर पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी ने मजम्मत की है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की है। अब अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि पाबंदियों की हमायत करने वाले पाकिस्तानी नहीं है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि जो पाबंदियों पर खामोश रहे, क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है? नवाज शरीफ इन पाबंदियों पर चुप, शहबाज शरीफ इन पाबंदियों पर चुप, इसहाक डार इन पाबंदियों पर चुप, हमजा शहबाज इन पाबंदियों पर चुप, मरियम नवाज इन पाबंदियों पर चुप, कैप्टन सफदर इन पाबंदियों पर चुप, पीएमएलएन की सारी क़यादत ज्यादातर वो इन पाबंदियों पर चुप। तो क्या ये चुप रहने वाले, जब पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है इसके ऊपर जो लोग खामोश रह रहे हैं, क्या वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, या वो लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी है जो इन पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? ये बात मैंने सवाल में से उठाया, इदारों में बैठे हुए लोग भी सोचे हैं कि उन्होंने किस तरह का तजुर्बा किया है। मजा तो बहुत आ रहा होगा उन्हें। एक नाज़रीन और खबर है, और ये एक बारीक वारदात है जो मैंने पकड़ी है। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं, मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने गालिबन एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। इस वक्त देखें, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रही है। वो ये जानते हैं, पाकिस्तान सब जानते हैं पाकिस्तानी, कि जब भी अमेरिका में कोई भी हुकूमत आए, चाहे वो ट्रंप की हो, जो बाइडन की हो, ओबामा की हो, बुश की हो, किसी की भी हो, वो हमेशा प्रो इसराइल ही होगी। इसराइल की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी मेहनत है, अमेरिका में उन्होंने बड़ी लॉबिंग की हुई है। तो जो भी हुकूमत अमेरिका में आएगी वो इसराइल के प्रो होगी, यानी वो इसराइल से मोहब्बत करने वाली होगी। जो भी आएगी, ऐसी कोई हुकूमत मैंने देखी नहीं जो इसराइल के साथ प्यार नहीं करती अमेरिका की। तो लाजमन जो अब हुकूमत आ रही है वो भी प्यार ही करेगी उनसे, जो पहले थी वो भी प्यार ही करेगी। तो ये पैकेज जो पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है कि हम आपको क्या दे सकते हैं, अब उसके लिए जरूरी समझा गया कि इमरान खान से इस मौका पर इसराइल के खिलाफ बयान दिलवाए जाएं। हालांकि वो जेल के अंदर बंद है। हाफिज नईमुर रहमान का स्टेटमेंट देखें, बानी पीटीआई जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते, और उन्होंने कहा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की हमायत करते हैं और चाहते हैं कि बानी पीटीआई आज जेल से ऐलान करें कि इसराइल को नहीं मानते। अब सवाल मेरा यह है हाफिज नईमुर रहमान साहब से, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपने ये डिमांड तो डाल दी, आपने सोचा है कि उन्होंने ये डिमांड डलवाई क्यों आपसे? मैं आपको बताता हूं। देखें, ये जो इमरान खान साहब हैं, क्या इन्होंने कभी जिंदगी में कहा कि मैं इसराइल को मानता हूं और फलस्तीन को नहीं मानता? क्या पाकिस्तान में किसी और लीडर ने इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में इतनी आवाज उठाई जितनी इमरान खान ने उठाई? किसी ने भी नहीं किया। इमरान खान ने इसकी कीमत भी चुकाई है। मौजूदा हुकूमत के वफादार जो हैं वो इसराइल में जाते हैं अपना वफ्द लेकर। हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, हाफिज नईमुर रहमान उनसे नहीं कह रहे कि इसराइल पे बात करो। कितनी बारीक वारदात है, देखें आप। जो हुकूमत के अंदर जमातें बैठी हुई है, हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो जाते हैं इसराइल के अंदर, उनके वफादार लोग इसराइल के अंदर अपना वफ्द लेकर भी जाते हैं, उनको हाफिज नईमुर रहमान नहीं कह रहे कि तुम कहो कि तुम इसराइल को नहीं मानते। वो जो आदमी जेल में बैठा हुआ है, जो बार बार ये बात करता रहा है, उसको कह रहे हैं कि नहीं तू कह। वजह क्या है? हाफिज नईमुर रहमान साहब हक के साथ तो खड़े ही नहीं हुए। जब जब इसराइल के लिए, जब जब फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा हुआ इस्लामाबाद में, और जो जुल्म और जबर हुआ मुश्ताक अहमद साहब के ऊपर, वहां कहां थे हाफिज नईमुर रहमान साहब? उन्होंने तो साथ नहीं दिया उनका, उन्होंने तो अपनी सियासत की। तो अब यह बारीक वारदात इसलिए डलवाई जा रही है कि पाकिस्तान का मौजूदा रजीम अमेरिका को यह कायल करना चाहता है, जी हम आपके लिए कर गुजरेंगे जो आप कहेंगे। ये इमरान खान नहीं करेगा, ये बात याद रखें। तो इस तरह की बारीक वारदातें डाल रहे हो। इमरान खान वैसे भी नहीं करेगा, इमरान खान वैसे भी नहीं करेगा, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन इस वक्त ये एक बारीक वारदात है, मैंने आपको बता दी है, जो डाली गई है और डलवाई गई है हाफिज नईमुर रहमान साहब से कि जेल में बैठे हुए आदमी से गारंटियां मांगो। जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे किसी किस्म की कोई गारंटी मांगने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, एक शादी चल रही है, और नवाज शरीफ के पोते की, और शहबाज शरीफ के भी पोते ही लगे। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं, सबके मुंह ही उतरे हुए हैं। यानी आप नवाज शरीफ का मुंह देख लें, शहबाज शरीफ का मुंह देख लें, पोते की शादी खुश हो जाओ। लेकिन हुआ ये है कि ये बेचारे बहुत बदमज़ा हो गए। इन्होंने अपनी सारी मकबूलियत को अपने हाथों से आग लगा दी। अब लोग इनसे प्यार ही नहीं करते। यानी अपनी शादी और ऐसे त्यौहार होते हैं जिनमें सब लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर आप नवाज शरीफ की तस्वीरें निकाल कर देखें तो हालत ये हो गई है उनकी कि वो, उनके चेहरे पे खुशी नजर ही नहीं आ रही। शादी के अंदर भी वो गवाची गां की तरह उदास उदास फिर रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि अब इन्होंने अपनी पार्टी की वो हालत कर दी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर अपने काउंसलर्स को भी इलेक्शन नहीं जितवा सकते। ऐसा बेड़ा गर्क किया मियां नवाज शरीफ साहब ने और उनकी बेटी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी का। और ये क्योंकि घर की पार्टी है तो उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी हम जो मर्जी करें। बाकी जो बेचारे पार्टी के अंदर खून दे दे के, जाने मार मार के, डंडे खा खा के, जिन लोगों ने बड़ी जद्दोजहद की है, जो लोग थक गए पार्टी का साथ दे दे के, उनका कोई स्टेक नहीं है। एक घर की जो है पॉलिटिकल पार्टी है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक मुतालबा और एक ख्वाहिश का इजहार किया कि नवाज, जरदारी और इमरान खान साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिनों में हल हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर ये तीनों लोग बैठ जाएं और बाकी लोग भी बैठ जाएं और वो ये फैसला कर लें, फजल रहमान को भी ले लें, सारी पॉलिटिकल क़यादत बैठ जाए, जितने भी बुरे हैं भाई, सियासतदान तो है ना, आवाम का वोट तो मिलता है ना, चले किसी को 10 वोट भी मिलते हैं, क्योंकि 10 बंदे तो उसके पीछे खड़े हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि बंद कमरे के अंदर फैसला किया और पेल दिया पकड़ के, ये तो नहीं है ना। सियासतदान है तो बैठे और बैठ के फैसला करेंगे भी हम आज के बाद एस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर से किरदार जीरो कर रहे हैं।
आज के बाद फौज का हमने सियासत में किरदार होने ही नहीं देना। इस बात को पूरी तरह से अगर ये लोग क्लियर कर देते हैं तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह होगी। लेकिन ये सारे इकट्ठे होंगे कैसे? देखिए ना, इस वक्त इनके पास चोरी का माल है, जरदारी साहब के पास भी और नवाज शरीफ साहब के पास भी। अगर ये इमरान खान साहब के साथ बैठना चाहते हैं, जो इनकी बहुत पुरानी और बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह ये इमरान खान के साथ बैठ के उनके साथ बात करके अपनी इज्जत को बढ़ाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की पब्लिक में बहुत इज्जत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी हुई है और ये टके टोकरी हुए हैं। तो अगर ये इमरान खान के साथ बैठना चाहते हैं तो इन्हें कम से कम वो चोरी का माल लौटा देना चाहिए फौरन। यानी जो जाली मैंडेट लिया हुआ है इसको छोड़ दें। शहबाज शरीफ से कहें जी असम्बलियां तहरील कर दें, मरियम नवाज से कहें जी ये जाली हुकूमत छोड़ दो, जरदारी साहब अपना सदारत का जो जाली होता है उनको जाली सीटों के साथ मिला हुआ वो छोड़ दें। तो ये जाली हुकूमतें खत्म करने के बाद इमरान खान के साथ जाकर बैठ जाए और बैठकर इलेक्शन कमीशन की तश्कीलें नौ कर दें। 70 दिन क्या 70 घंटे क्या, ये तो 70 मिनट का काम है। चीजें तो सबको पता करनी क्या है। इलेक्शन कमीशन की तश्कीलें नौ कर दें, उसको बेहतर कर दें फौरी तौर पर सारे मिलकर। जो बाकी चीजें ठीक करनी है उन सबको ठीक कर दें। पाकिस्तान में नए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का ऐलान कर दें। एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से धक्का देकर हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। आइन को उसकी असली हालत में बहाल कर दें। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट कर दें। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का एक बेहतर निजाम बना दें ताकि आइंदा जो भी गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। मईशत की एक पॉलिसी बना दें कि जनाब इसके ऊपर सारे चलेंगे और इसके ऊपर सियासत कोई नहीं करेगा, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करेगा या एस्टेब्लिशमेंट सियासत में कूदेगी तो सारे रल के उसका मुकाबला करेंगे। अगर ये सारा कुछ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले मुझे जाती तौर पर ऐसा लगता है कि जो मैंडेट है ना चोरी वाला, इसको छोड़ देना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वजीर इत्तलाआत से ज्यादा किसी ने अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का गुलाम नहीं बनाया। यानी जो अगर वज़रा के अंदर अगर आप जूते पॉलिश का मुकाबला देखें तो सबसे बेहतरीन ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने किए हैं, क्योंकि 3 बड़े एलिगेशंस DGISPR ने लगाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिनके ऊपर बड़ा रोला पड़ा था। नंबर 1, DGISPR ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर आवाज़ उठाई थी। नंबर 2, जो गोलियां चलाई गई वो मुजाहिरीन पर डाल दिया कि उन्होंने चलाई थी। नंबर 3, उन्होंने कहा जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जिद करके लेकर आए थे और उनकी वजह से जो दहशतगर्दी हो रही है वो हो रही है, उन्होंने ये कहा। अब इनमें से देखिए 2 मामला तो बड़े खुल गए। ये जो TTP वाला मामला ये तो ऐसा खुल गया कि इसके ऊपर पहले जरा रुके ना, जरा TTP वाले मामले में ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट है, वो आपको इसके फौरन बाद में बताता हूँ। वो खुल गया। उसके बाद जो दूसरा मामला था गोलियां चलाने वाला, सारे सबूत लोग सामने लाकर उन्होंने रख दिए और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब गवर्नेंस खैबर पख्तूनख्वा का मामला, उसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी कर दिया अता तारड़ ने व्हाइट पेपर जारी किया। मेरे ख्याल में, मुझे सुनने की आपको जरूरत नहीं, अब तारिक मतीन साहब का वीलॉग निकालें, उन्होंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया है। मैंने वो सुना है, उन्होंने कमाल रिसर्च करके उड़ा के रख दिया है सारा का सारा व्हाइट पेपर जो अता तारड़ लेकर आए थे। लेकिन इस वक्त अगर बदतरीन कारकर्दगी कहीं पे है पाकिस्तान में तो वो फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब हुकूमत की है, जिन्होंने मिसालें कायम कर दी है। इवन कश्मीर के अंदर भी जो वज़ीर आज़म लाए वो एक तोहफा, जिसको ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि ये क्या तोहफा लाके बैठा दिया, वो ठीक कह रहे थे बेचारे, तो उसने भी जो तबाही फेरी हुई। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व्हाइट पेपर खुद नहीं ला सकती उनके खिलाफ तो ये तो नकम्मा पानी है ना। तहरीक इंसाफ इस वक्त वो पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रही है जो इमरान खान की वजह से पार्टी को मिल रही है, तो वो कहते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठो, काम ही नहीं करना। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पंजाब के अंदर जो अपोजिशन है PTI की, उनकी है कि वो वक्तन फवक्तन इनको ना सिर्फ बेनकाब करें बल्कि पूरा एक व्हाइट पेपर जारी करें साल के इख्तिताम पे कि जनाब ये बेड़ा गर्क इन्होंने इस मुल्क का कर दिया और इस सूबे का इन्होंने क्या हाल कर दिया। यानी हर चीज में इन्होंने इमरान खान की नकल करनी है। अब वो कट्टे बच्चे इमरान खान साहब का आपको याद है, एक प्रोग्राम था जिसका मरियम नवाज बहुत और मरियम औरंगजेब और बाकी सारे बहुत मजाक उड़ाते थे कि इमरान खान गालियां वैसे क्यों देता है लोगों को और ये इसके साथ मईशत क्या ठीक हो जाएगी। तो अब मरियम नवाज ने भी वही प्रोग्राम जो है वो अपना लिया है और उस प्रोग्राम के जो इश्तिहारात हैं वो छपना शुरू हो गए। मरियम नवाज भी अब गालियां बांटेंगी। इमरान खान साहब का जो विजन है ना, उसकी एक एक चीज को ये मिलकर अब आहिस्ता आहिस्ता फॉलो कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी है ना कि वो व्हाइट पेपर जारी करे। वो बताएं कि मईशत का क्या कबाड़ा किया शहबाज शरीफ ने, वो बताए ना कि ग्रोथ कहां पे चली गई, वो बताए ना GDP के साथ क्या हुआ, वो बताए ना पाकिस्तान में आम आदमी की मईशत का क्या हुआ, वो बताए ना पाकिस्तान के अंदर इस 1 साल के अंदर महंगाई कितनी बढ़ी और किस चीज की कीमत में कितना इजाफा हुआ। फिर वो तकाबली जायजा करें इमरान खान के दौर के साथ। तो व्हाइट पेपर जारी करना एक्चुअली अपोजिशन का काम होता है, लेकिन यहां एक अजीब रवायत है कि हुकूमत अपोजिशन की जमात के एक सूबे के अंदर जो हुकूमत है उसके खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर रही है। आप अंदाजा करें कितनी अग्रेसिव हिकमत अमली है मौजूदा हुकूमत की, और दीवार के साथ लगे हुए डरे और सहमे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। हालांकि कारकुन उनके बड़े तगड़े हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर जवाब भी देते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो उनको ये काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर मैंने आपको पहले कहा था कि इस साल रेमिटेंसेस आए हैं। उनकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हालात बदतरीन थे, जमीनों की कीमतें बिल्कुल जमीन पे चली गई, कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही थी, तो इसलिए लोगों ने जमीनें, बंद होने वाली फैक्ट्रियां और बहुत सारी चीजें बाहर से पैसा भेजकर खरीदी हैं ताकि जब हालात ठीक होंगे तो हम उनको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसलिए रेमिटेंसेस कुछ ज्यादा आए हैं पाकिस्तान में। लेकिन ये सब इमरान खान साहब की कॉल से पहले था। अब कॉल इमरान खान साहब की इस हफ्ते आई है
और इसी हफ्ते ये साल खत्म हो गया। तो उस डाटा की बुनियाद के ऊपर अब सारे कह रहे हैं नहीं जी नहीं, देखें ये पता चलेगा जब जनवरी का पूरा महीना अगर ये कॉल रहती है, इमरान खान साहब इसको वापस नहीं लेते और पूरा महीना अगर ये कॉल चलती है, तो पिछले साल के जनवरी के डाटा के साथ आप इस साल के डाटा को कंपेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की कॉल कामयाब हुई है या नहीं हुई है। बड़े आराम से आपको पता चल जाएगा, आपको कुछ और करना भी नहीं पड़ेगा। आमिर मुगल साहब ने नादरीन एक बहुत बड़ा दावा किया है और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आमिर मुगल साहब ने टीवी चैनल के ऊपर बैठकर ये बात की है और जो उन्होंने बात की, उनके जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि मैं आपके सामने बैठकर बता रहा हूं कि हमारे नौजवानों को रेंजर्स और फौज के जवानों ने मारा है, फौज के स्नाइपर्स ने मारा है और मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के हुक्म पर मारा है। आप मेरी एक गुजारिश मान लें, 24 से 27 नवंबर की पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल, जिना एवेन्यू और ब्लू एरिया की सीसीटीवी फुटेज रिलीज कर दें ताकि कौम को पता चल जाए कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। अब ये सीसीटीवी फुटेज तो आपको मिलनी नहीं है और मुबैना तौर पे जो वीडियोस भी मौजूद हैं शौकत बसरा साहब के पास, और मेरी इत्तला के मुताबिक पार्टी की क़यादत ने शौकत बसरा साहब से वो वीडियोस मांग भी ली हैं कि उनको महफूज किया जाए इससे पहले कि उनके पास से इधर उधर हो जाए, और उन लोगों को भी महफूज करने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग घेरे में हैं। यानी जिन लोगों ने ये बयान दिए, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने कितनी लाशें देखी पिम्स अस्पताल में, उनके अपने प्यारे को जो लाया गया राशिद को, उसे गोली लगी थी, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था और उसकी मौत ताज़ा नहीं थी, बहुत पुरानी थी, उसकी लाश अकड़ी हुई उनको मिली है। और उन्होंने कहा एक बक्से के अंदर 3 लाशें पड़ी हुई थी, हालांकि इतने सारे बक्से हैं, क्या बाकी बक्से खाली छोड़े हुए थे या उनके अंदर सब्जी संभाली हुई है? इन्होंने भी लाशें ही रखते हैं ना इन बक्सों के अंदर, ये जो मुर्दा खाना होता है वहाँ पे। तो एक डब्बे में 3 लाशें होने का क्या मतलब है कि बाकी डब्बों के अंदर फिर जगह नहीं है? अगर बाकी डब्बों में जगह नहीं है तो फिर तो लाशें और भी होंगी वहाँ पे। और वो जो बंदा है वो क्लेम कर रहा है कि उसने बहुत सारी लाशें देखी हैं। तो ये जो क्लेम आया ये बड़ा खौफनाक है, इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी ही इस सारे मामले को खोल सकती है। मेरी इत्तला के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नई कैंपेन शुरू की है और मैंने आपको कहा था कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद नए साल में 2 चीज़ें होंगी, एक कांग्रेशनल मीटिंग होगी अमेरिका में और एक बरतानिया में पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग भी होगी, और इसी तरह कनाडा में भी होगी और बाकी यूरोपीय यूनियन में भी ये चीज़ें होंगी। अच्छा, इसमें 2 बड़े मुतालबात सामने आने वाले हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को कहा जाएगा कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएं 26 नवंबर को होने वाले कत्लेआम के हवाले से, और स्कॉटलैंड यार्ड से मुतालबा किया जा सकता है, यह मुतालबा हो सकता है कि स्कॉटलैंड यार्ड से तहकीकात करवाई जाए जैसे बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करवाई गई थी, और वो बताएं कि जनाब इस्लामाबाद के कत्लेआम को कैसे किया गया, सारी फुटेज देखें, सारे लोगों से मिलें, सबके इंटरव्यूज़ लें, सहाफ़ियों के, ऐनी शाहिदीन के जिनको गोलियां लगी उनके, फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग मौजूद थे उनके, सबसे वो पूछें कि एक्चुअली ये क्या हुआ और किसने किया। नादरीन और बहुत सारी खबरें, लेकिन जाते जाते एक चीज़ आपको और बताऊं, खबरें आपको अगले वीडियो में बता दूंगा मैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, आप अंदाज़ा करें इस आदमी की जुर्रत का, बहादुरी का और हिम्मत का। 70 साल से ज़्यादा उम्र है और इस सिचुएशन में भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे बाहर आने की कोई जल्दी नहीं है, मैं बाहर आ जाऊँ और मेरे कारकुन जेलों के अंदर बंद हों तो ये मुझे कबूल नहीं है, तो मैं बाहर ज़रूर आ जाऊँगा, अंदर रहना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इमरान खान साहब कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने कारकुनों का जेल में रहना पसंद नहीं है, उनके बेगुनाह कारकुनों को रिहा किया जाए। नवाज शरीफ ने कभी यह मुतालबा किया है कि मेरे कारकुनों को छोड़ो? मियाँ साहब ने हमेशा जो है डील की और कारकुनों को जेल में छोड़कर पाकिस्तान से बाहर उड़न छू, यानी कारकुन बेचारे थे डंडे खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, बेड़ा गर्क हो गया उनका, मियाँ साहब ने डील मारी, ओ गए, मुड़ के भी नहीं देखा। इस दफा भी ये किया मियाँ साहब ने। तो मियाँ साहब हमेशा कारकुनों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर कारकुन मियाँ साहब को छोड़ते हैं तो मियाँ साहब कहते हैं मैंने मुड़ के देखा कोई नहीं था। हम मियाँ साहब कौन क्यों खड़ा होगा आपके लिए? आप कभी लोगों के लिए खड़े ही नहीं हुए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।